हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज हम लोग क्लास 9 का टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो एक और लेक्चर जो था, पहले से क्वेश्चन मार्क में सेल चैप्टर का लेक्चर दिया हुआ है, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमने जो पहला लेक्चर था उसमें सेल था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर टिश्यू समझ में आएगा। ठीक है, तो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग रिकॉल कर लेंगे। कौन सा, सेल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और जिसमें हम थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे है एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम ये समझाएंगे कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, जिसमें पहला पार्ट हम क्या देखेंगे, सेल के बारे में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेल क्या होता है, जिससे हम ये रिलेट कर पाएंगे कि आगे टिश्यू क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाएंगे, जिसमें पहले सेल जानेंगे, फिर टिश्यू जानेंगे, टिश्यू के बाद हम ऑर्गन जानेंगे, ऑर्गन के बाद हम ऑर्गन सिस्टम जानेंगे, और ऑर्गन सिस्टम के बाद जानेंगे एक ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में हम खुद का ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आपको उससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं सेल। ठीक है, सेल को समझने से पहले क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर जो है उसका सबसे छोटा अंग जो है वो है सेल। ठीक है, जिस प्रकार एक ब्रिक्स है, अगर यही एक ब्रिक्स हम बना दें यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये एक ब्रिक्स है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, वाल है, वाल में एक छोटे छोटे ब्रिक्स है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ब्रिक्स है। इस ब्रिक्स में से सबसे छोटा पार्ट है वो एक ब्रिक्स है। ठीक है, अगर ये वाल में सबसे छोटा पार्ट अगर ये हमारे पास ब्रिक्स में वो है हमारे पास, उसी प्रकार यहाँ पे सेल होता है। ठीक है, जैसे हम क्या कहा कि हमने ये कहा कि जो वाल है हमारे पास, वाल में क्या है, वाल एक छोटे छोटे ब्रिक से जुड़ के बने हुए, और उसमें से सबसे छोटा पार्ट क्या है, एक ब्रिक है। ठीक है, तो उसमें से उसी प्रकार अगर हमारा इतना बड़ा शरीर है, ठीक है, उसमें सबसे छोटा पार्ट जो है वो है सेल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ हमारा शरीर सेल से नहीं बना होगा, जो भी लिविंग्स होंगे, जो भी लिविंग थिंग्स होंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हो, सारे सेल से ही बने होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं लिविंग थिंग्स का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो उसी प्रकार सब कैसे हो रहा है, वो सेल के द्वारा, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एक्टिविटी करता है, और वो बने किससे हैं, सेल से बने हुए। इसलिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो हमने ये कहा कि स्ट्रक्चरल क्यों है, क्योंकि अगर हमारा शरीर है तो हमारा शरीर का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होगा कि हमारा शरीर कैसे दिख रहा है। अगर ह्यूमन बींग्स का शरीर अगर एनिमल के जैसा दिखने लगे, या एनिमल का शरीर अगर ह्यूमन बींग्स का जैसा दिखने लगे, तो एक पार्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का शरीर एक परमानेंट जो है शेप एंड साइज देता है, वो स्ट्रक्चर की वजह से होता है। और फंक्शन क्या होता है कि हमारा बहुत सारा सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया है कि सेल में, अब यह जानेंगे कि क्या है, कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल डालें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है नर्व सेल। हमने क्या कहा, हमने एग्जाम्पल में लिखा है नर्व सेल्स के बारे में लिखे, तो नर्व सेल हमने एग्जाम्पल में यहाँ दिए हैं नर्व सेल। ठीक है, या अगर हम बोले हमारे पास नर्व सेल्स है, मतलब अगर मेरा हाथ हिल रहा है या हम कोई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये सारे सेल्स के वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा जाने कि अगर दूसरा पार्ट है हमारे पास टिश्यू,
मीन्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर टिश्यू पे ही बेस्ड है तो हमें क्या समझना होगा, सबसे ज़्यादा हमें टिश्यू के बारे में ही जानना होगा। ठीक है, टिश्यू के बारे में जानना होगा। इसका मतलब है कि जो टिश्यू है हमारे पास वो क्या है, एक बहुत सारे या ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोले कि ग्रुप ऑफ सेल है जो कॉमन ऑरिजिन है, जिसका ऑरिजिन सेम होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे और पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। कि अगर हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, कि अगर हमारे पास सेल है तो हमारे पास सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेल्स जो है सबसे छोटा पार्ट, जब बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनता है। जैसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं, जैसे हमारे पास हो गए मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड, ठीक है, और हमारे साथ बहुत सारे टिश्यू होते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर सेल्स है, जैसे अगर आप पूरा एग्जांपल से समझें, पहले क्या समझें, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब एक पूरा ह्यूमन बींग्स है। अगर हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, हम एक ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, हमारे पास क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है। मतलब हमारे बॉडी में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएँ सेल वाला पार्ट, ठीक है, अगर हम सेल वाला पार्ट को थोड़ा सा रिकॉल करवा दें, ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ वाला सेल पे रिकॉल करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सेल है, ठीक है, अब सेल है, सेल आगे जाके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है, और टिश्यू आगे जाके क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, ठीक है, और ऑर्गेन आगे जाके क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। ऑर्गेन सिस्टम जाके एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, ये हमने कहा। तो अब समझिए यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि क्या हो गया, कि अगर हम बोले ऑर्गेनिज्म मतलब आप समझ लीजिए ह्यूमन्स है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बींग्स है, अगर एग्जाम्पल हम ह्यूमन का ही दे रहे हैं तो क्या हो गया, अगर वो ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स है, उसमें क्या है, बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब अगर एक ह्यूमन बींग से अगर हम मेरे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, मतलब आप थोड़ा सा अगर एग्जांपल इससे आप रिकॉल कीजिए कि अगर हम यहाँ बना रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है, अगर हम सेल के बारे में बना रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके के सेल हम नंबर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, ठीक है, पहला होगा यूनिसेलुलर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मल्टी सेलुलर, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। मतलब क्या होता है, अलग अलग हमारे पास काम करने का बंटवारा होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर एक ही सेल से बने होते हैं, तो उसका सारा काम करने के लिए भी एक ही सेल्स करेंगे। न्यूट्रिशन भी एक ही सेल करेगा, एक्सक्रीशन भी एक ही सेल करेगा, रेस्पिरेशंस भी एक ही सेल्स करेंगे। तो एग्जांपल आप अमीबा जान रहे हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे सेल्स जुड़ेंगे तो टिश्यू होगा। अगर हम बहुत सारे सेल्स के बाद टिश्यू का बात करें तो हमारे पास अगर मान लीजिए मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, अगर हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ब्लड है हमारे पास। अगर हमारे पास ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है तो वो अकेले काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे आरबीसी एक सेल है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, वाइट ब्लड सेल्स, उसको ले जाने के लिए भी हमारे पास सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि टिश्यू जो है आगे जाके ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन हमारे पास जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे लिए, अब ऑर्गेन में मान लीजिए आप सिंपल है, हमारे पास किडनी है, ठीक है, या हम मान लेते हैं हमारे पास लंग्स है, ठीक है। अगर हमारे पास लंग्स है तो लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, मतलब टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे हेल्प क्या कर रहा है कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो मतलब कोई ऑर्गेन है, ऑर्गेन्स को क्या हो रहा है, अगर लंग्स है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो उसके लिए भी क्या होंगे, मसल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, टिश्यू होंगे, क्योंकि वो एक तरह का मस्कुलर टिश्यू है। तो काम तो मस्कुलर टिश्यू ही करेगा ना, ठीक है। जब मस्कुलर टिश्यू काम करेगा तभी वो ऑर्गेन काम करेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गेन जुड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम है,
अगर हम मान लें डाइजेस्टिक सिस्टम है, तो डाइजेस्टिक सिस्टम में क्या होंगे, डाइजेस्टिक सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमारे पास क्या होंगे ऑर्गन में, मान लीजिए लिवर इन्वॉल्व होगा, पैनक्रियाज इन्वॉल्व होगा, ठीक है, स्टमक मान लेते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तब एक सिस्टम बनाएगा, तब वो एक साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास जो सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि जब बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे एग्जांपल हमने बार बार लिया, मान लीजिए हमारे पास नर्वस टिश्यू है, ठीक है, मतलब मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। अब उसके पास बहुत सारे सेल्स जब जुड़ेंगे तो हमारे पास टिश्यू बनेगा, जैसे कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब बहुत सारे टिश्यू जुड़ेंगे, डिफरेंट टिश्यू जुड़ेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं स्टमक होगा, लिवर होगा, लंग्स होगा, पैनक्रियाज होगा, ये इतने सारे ऑर्गन्स होंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, जैसे डाइजेस्टिक सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिक सिस्टम स्टमक में भी आता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिक सिस्टम जब एक साथ करेंगे तो वो एक बनाएगा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। चाहे अगर हम यहाँ ले लिए तो यहाँ पे आप ले लीजिए ह्यूमन बींग्स होगा, क्या होगा, ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने ये कहा कि क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारे लिए चैप्टर और आसान हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी को लिंक करके जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे लिए और ईजियर हो जाता है। जैसे अगर हम सेल का कॉन्सेप्ट होगा तो हम टिश्यू को और अच्छे से समझ सकते हैं, जब टिश्यू का कॉन्सेप्ट होगा तो हम ऑर्गन को अच्छे से समझ सकते हैं, जब ऑर्गन का कॉन्सेप्ट होगा तो हम हर तरह का ऑर्गन सिस्टम, या जैसे डाइजेस्टिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि उस समय हमें ये नहीं पता, ये हम आसानी से जान पाएंगे ऑर्गन क्या है, कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर हम मान लें अगर हमारे पास हार्ट है, ठीक है, जो पंपिंग का काम करता है, तो हार्ट जो बना हुआ है एक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मतलब कार्डियक मसल से बना हुआ है। जब कार्डियक मसल से बना हुआ तो वो क्या है, टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। अब वहाँ पे वो एक और वो क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू जुड़े तो हमारे पास एक ऑर्गन बना के दिया जो कि हम बोल रहे हैं हार्ट है। अब वही हार्ट क्या है, वो किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इसी तरह हमारा बॉडी को अगर हम लिंक करके पढ़े तो हमें और आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ही मान ली है कि अगर हम एग्जाम्पल मान ले शुरू से लास्ट तक मान ले, हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें क्या करते हैं हम बॉडी में एक बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, फूड या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो है या कनेक्टिव सिस्टम है, या बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, जैसे हमारे पास एक हार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, एक एग्जांपल लिए। फिर हार्ट के बाद वो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। अब मस्कुलर टिश्यू भी होंगे, सेल्स होंगे, उसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होंगे या सेल्स होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यू, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। यही यहाँ पे पार्ट को समझाया जा रहा है। अब है हमारे पास कि हमने क्या किया, ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर को क्या किया, ठीक है, हमने ये, उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस जान लेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में, क्योंकि पार्टिकुलरली हमको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि हमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, तब जाके हम आगे और डिटेल में इसको समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू, ठीक है। वो फ्लो चार्ट में भी हम समझाएंगे कि कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अगर हम डिफरेंस का बात करें, ठीक है, तो प्लांट सेल्स में क्या होगा, प्लांट्स में क्या होगा, द डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर एबंडेंस एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू प्लांट्स में क्या होंगे, ज़्यादा डेड पार्ट होंगे, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें एक हम डेड पार्ट, एक और एग्जांपल मान लें तो मान लीजिए प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग तो सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल क्या है, एक डेड है,
ठीक है। जब सेल वॉल हमारे पास डेड है तो ये क्या करता है, उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ताकि एक्सट्रीम हीट, लाइट, रेन से बच सके। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लांट टिश्यू है उसमें डेड सपोर्टिव टिश्यू पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में एज कम्पेयर विद द प्लांट्स टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो वही बोलता है लिविंग सपोर्टिव टिश्यू इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारा हर एक पार्ट, ठीक है, लिविंग ही है, क्योंकि हमें फील होता है। अगर हम एक बाल को ही अगर हम यहाँ से उखाड़ने का कोशिश करें तो बॉडी में पेन होता है। अगर नेल का ही बात करें तो नेल को जब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा पिन करते हैं, अगर नेल को काटते हैं तो क्या होता है, पेन होता है, मतलब वो लिविंग ही है। तो ज़्यादातर पार्ट क्या होगा, लिविंग ही होगा, ठीक है। और एक और याद रखना है कि जो यहाँ हमारे पास जो प्लांट टिश्यू है उसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत होगा। क्यों कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत होगा, क्योंकि लिविंग जो प्लांट है मूव नहीं करते हैं, तो मूव नहीं करते हैं तो उसे लेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास एनिमल टिश्यू है, मोबाइल होते हैं या मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। फिर है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अगर जो प्लांट टिश्यू है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लेकिन जो एनिमल टिश्यू उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन इस तरह का नहीं होता है, ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना परमानेंट टिश्यू उस तरह वहाँ पे नहीं देखे जाते हैं। फिर हम बोलें कि जो प्लांट टिश्यू है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। अगर उसका स्ट्रक्चर या फंक्शन जो अभी हम आज का लेक्चर में देखेंगे उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम एनिमल टिश्यू में जाएंगे तो उसमें हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है। एट लास्ट यहाँ पे है कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फॉर स्टेशनरी हैबिट। अभी बोले ना प्लांट्स मोबाइल नहीं करते हैं, ये फिक्स रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मोबिलिटी करते हैं, मूव करते रहते हैं, सर्च ऑफ फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए, किसी से बचने के लिए, एनिमीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं जो एनिमल टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि छोटा छोटा पार्ट के लेते हुए चल रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। कुछ भारी चीज़ें आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप बेफिक्र रहिए, आज छोटा छोटा पार्ट ही आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक में हमने ये पढ़ा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस के बारे में जाना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम पूरा चैप्टर का आउटलाइन को देते हैं। हम यहाँ पे दो फ्लो चार्ट आपको समझाएंगे, एक ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही फ्लो चार्ट को आप समझिए, ठीक है। हमने ये कहा कि प्लांट टिश्यू, हमने ये कहा कि जो पूरा टिश्यू है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा प्लांट टिश्यू और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू भी है, प्लांट टिश्यू में अभी हमने बोला ना कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, क्योंकि डिफरेंस में अभी हमने बताया। तो वही चीज़ें यहाँ है कि जो हमारे पास प्लांट टिश्यू है, ठीक है, उस प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग एबिलिटी के बेसिस पे, कि मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ऐसा टिश्यू जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होता है, एक पार्टिकुलर एज के बाद उसका डिवीजन रुक जाता है। तो हमने क्या बोला कि हमने प्लांट टिश्यू जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट डिवाइड किया, ठीक है। पहला जो हमने डिवीजन किया वो किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग एबिलिटी के बेसिस पे, कितना वो डिवाइड कर सकता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू एक पार्टिकुलर एज के बाद उसका डिवीजन रुक जाता है, ठीक है। और वही अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी और डिवाइड करता है, किसके बेसिस पे, उसके पोजीशन के बेसिस पे, कहाँ कहाँ रहेगा डिवाइड करने का, पोजीशन के बेसिस पे हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। और दूसरा पढ़ेंगे उसके ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसा है। ये हमें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ये फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास पहला होगा, क्या होगा, प्रोमेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। पहला पार्ट हमने ये कहा कि हम मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट टिश्यू है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पोजीशन के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे। पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल होगा, ठीक है। और अगर हम बेस पे ओरिजिन के बेसिस पे करें तो हमारे पास प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर हम परमानेंट टिश्यू बोले तो परमानेंट टिश्यू हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही है,
ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे हम एक और पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। जैसे हमारे पास एपिकल होगा, एपिडर्मिस और कॉर्क होगा, ठीक है, ये भी जानेंगे। सपोर्टिव टिश्यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आप सही यही चीज़ को आप अगर ICSE बोर्ड में देखेंगे 9th क्लास का बुक में, तो उसमें ये क्या होगा, इसके बेसिस पे डिवाइड किया। लेकिन अगर हम CBSE बुक में देखें तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन अगर ICSE बोर्ड में देखें तो ये बोलता है कि वो 3 तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। तो अगर हम प्रोटेक्टिव का बात करें तो प्रोटेक्टिव में हमने कहा ना, एपिडर्मिस जो एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और कॉर्क जो अंदर वाला पार्ट होता है। फिर हमने कहा सपोर्टिव के टिश्यू पे सपोर्ट करने वाला, जैसे पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा, ठीक है, पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा। और यही चीज़ को NCERT क्या लिखता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा बोल रहा है। और हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो आप क्या कीजिएगा, कंफ्यूज कर पाइएगा। तो हम लोग सिंपल टिश्यू पढ़े थे, परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि सपोर्टिंग टिश्यू का भी वही पार्ट है, पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा, ये नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास कंडक्टिंग। कंडक्ट मतलब ले जाने का काम, ले जाने मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम, 2 ही काम करता है, जिसमें एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करता है, वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करता है। कहाँ से कहाँ, रूट से लीव्स तक। अगर हम फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें जाइलम के पार्ट भी पढ़ने हैं, उसके 4 पार्ट, फ्लोएम के भी 4 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने ये एक फ्लो चार्ट आपको समझाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स में पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू में पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, एक और जो फ्लो चार्ट यहाँ है उसे आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही पार्ट है। तो हमने ये सेम पार्ट में ये कहा कि अगर हम क्लासिफिकेशंस करें प्लांट टिश्यू का, तो हमने क्या किया, मेस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो हमने कहा मेस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी कहा। और वही चीज़ हमने कहा ना कि परमानेंट टिश्यू NCERT क्या बोलता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा होते हैं, और स्केलेंटाइमा में हमें फाइबर्स और स्कैरिड्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएँ तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। और जाइलम में हमने कहा 4 पार्ट पढ़ने हैं, जैसे सबसे पहले है ट्रैकिड्स पढ़ना है, वेसल्स पढ़ना है, जाइलम पैरेंटाइमा पढ़ना है, जाइलम फाइबर्स पढ़ना है। लेकिन अगर फ्लोएम में आएंगे तो फ्लोएम में हमें सेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंटाइमा, फ्लोएम फाइबर्स पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ये हमको मेरे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एक और जो हम बनाए थे इससे पहले स्लाइड में, तो ये क्या है, एक डीप नॉलेज के लिए है, ठीक है। क्योंकि हमें डीप नॉलेज लेने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू क्या होता है। क्योंकि हमने अगर आप ये स्लाइड को समझ लिए तब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को आसानी से समझ पाते हैं। चलिए, यही हमारे लिए बेस पार्ट होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, मेस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कहा कि मेस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दूसरा लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और तीसरा हम देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ठीक है, कि मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो मेस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है, सेल्स आर थीन वाल। जो मेस्टेमेटिक टिश्यू का सेल वाल होगा वो थीन होगा एंड कंपोज्ड ऑफ दी सेल्यूलोज से बने होंगे, ठीक है, सेल्यूलोज से बने होंगे। और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, टिप ऑफ द रूट्स में पाया जाएगा, अभी जस्ट हम डायग्राम में दिखाएंगे। टिप ऑफ द रूट्स में पाया जाएगा एंड स्टेम में पाया जाएगा, और बेस ऑफ द नोड, इंटरनोड और लीव्स में पाया जाएगा। क्योंकि यही सारा चीज़ को तो हमें एपिकल मेस्टेमेटिक में, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मेस्टेमेटिक का जो पहला पार्ट है, ठीक है, मेस्टेमेटिक में हमारे पास क्या है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे पास मेस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो क्या होंगे, टिप ऑफ द रूट में पाया जाएगा, टिप ऑफ द स्टेम में पाया जाएगा, बेस ऑफ द नोड में पाया जाएगा, आपको नोड समझाएंगे,
इंटरनोड क्या था, वो भी सारी चीज़ें हम आगे वाले स्लाइड में आपको समझाएंगे। फिर हमारे पास फंक्शन, अगर हम फंक्शंस का बात करें कि मेस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है, आप याद रखिएगा मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ग्रोथ प्लांट का बढ़ जाता है। किस में बढ़ेगा, उसका थिकनेस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा उस प्लांट का। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास 11 में फिर से हमें इस टिश्यू के बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जितना ज़रूरत है उतना ही हम स्लाइड लेके आए। हमने ये कहा कि मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसके वजह से उसका ग्रोथ इंक्रीज होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमने ये कहा कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट, बेस ऑफ द नोड, बेस ऑफ द इंटरनोड में पाए जाएंगे। फिर हमने ये कहा कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये थिक वाल होते हैं, 3 वाल पतले होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमने ये कहा कि डायग्राम से समझाएंगे, तो डायग्राम से यहाँ से समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से समझिए कि क्या कहा हमने कि मेस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट हमने पढ़ा। सबसे पहले है एपिकल मेस्टेमेटिक, और एपिकल मेस्टेमेटिक में हमने ये कहा कहाँ पाया जाएगा, टिप ऑफ द शूट में पाया जाएगा। ठीक है, टिप ऑफ द शूट, अगर यही डायग्राम को यहाँ पे मर्ज करके आपको दिखाया गया तो यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, टिप ऑफ द रूट, टिप का रूट यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं, याद आपको तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप डायग्राम या पौधा को देख के अगर आप समझिएगा कि टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द रूट में जो पाया जाता है वो एपिकल मेस्टेमेटिक होता है। क्या आप समझ गए? अब अगर हम बोले लेटरल इंटरकैलरी मेस्टेमेटिक, तो इंटरकैलरी क्या है, यहाँ से देखिए एक लिप्स यहाँ से निकला हुआ है और दूसरा लिप्स यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन यहाँ के बीच में जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा वही क्या है, नोड है। ठीक है, अब यहाँ भी नोड है और दोनों के बीच में स्पेस है, उसे हम इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डायग्राम करके आपको दिखा रहा होगा कि ये क्या है, नोड है, और नोड और इंटर नोड में जो पाए जाएंगे वो होंगे हमारे पास इंटरकैलरी मेस्टेमेटिक। अगर हम बोले लेटरल मेस्टेमेटिक यानी कि प्लांट का बेस में पाए जाएंगे, तो वो क्या करेगा, प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाएगा, थिकनेस को बढ़ाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटरल मेस्टेमेटिक क्या करेगा, उसका थिकनेस को बढ़ाएगा। और वही चीज़ को हम एक एक करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। ये तो हमने शॉर्ट में एक डायग्राम के तौर पे आपको आउटलाइन दिया, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं, एपिकल मेस्टेमेटिक, लेटरल मेस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेस्टेमेटिक। चलिए, पहला पार्ट है हमारे पास टाइप ऑफ में। सबसे पहले हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में हम सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बताएं कि लोकेशंस में अगर आप सबसे पहले डायग्राम को देखिए तो हमने कहा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा कि वो टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट में पाया जाएगा। ठीक है, रूट यानी कि नीचे वाला पार्ट में क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पाया जाएगा, और शूट में पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा होगा। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट। कहाँ पे, स्टेम के ग्रोइंग पॉइंट में, रूट के ग्रोइंग पॉइंट में पाया जाएगा, और ब्रांचेस एंड द ग्रोइंग यंगर लीव्स में पाया जाएगा। नियर उसके टिप में पाए जाएंगे, स्टेम के और रूट्स के या कली में पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात है। क्या याद रखना है, ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि प्राइमरी ग्रोथ किस में होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो आप बोलिएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक का या मेरिस्टेम का पार्ट है हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, और कहाँ होता है, टिप ऑफ द रूट शूट में पाए जाते हैं। ये आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब डायग्राम में देख लें कि कहाँ पे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में कि वो क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, थिकनेस बढ़ाने के लिए। और अगर हम बोले कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, ठीक है, अगर हम कहें कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे जो एक ब्रांचेस लीव्स का निकला, यहाँ निकला, इसी के बीच में जो पाए जाएंगे वही चीज़ को हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया, नोड के बीच में पाए जाएंगे, उसमें होंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन जो हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम करेगा, ये अनेबल द रूट एंड द स्टेम टू ग्रोइंग इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये क्या करेगा, लेंथ ऑफ द प्लांट को बढ़ाएगा, शूट से और रूट से बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने ये कहा कि क्या होगा, नोड होगा।
ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे उसी से कली से वो दिखेगा। जैसे ये भी यहाँ लिख रहा है, कहाँ होगा, इंटरनोड ऑफ दिस और स्टेम रीजन में, यानी कि प्लेसेस विच द लीव्स अटैच एंड द लीव्स बेसिस में होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक बम्बू प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, बैम्बू प्लांट में क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, इधर का नोड निकलेगा क्योंकि यहीं से इसका ग्रोथ आएगा, तो वही बोलता है कि कहाँ पाई जाएगी, इसी को हम बोलते हैं इंटरनोडल बिटवीन द टू नोड। लेकिन अगर ये यहाँ का पार्ट है और यहाँ का पार्ट है तो इसको हम कहेंगे नोड। ठीक है, अब इसी को यहीं पे बढ़ता है उसे बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, बढ़ने वाला काम, तो वही है इंटर नोडल इन बिटवीन द नोड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या होता है, सेल आर एक्टिव एंड दे आर कंटिन्यूअसली सेवरल नियर द सेल में पाए जाएंगे। तो आपको डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे होता है। ठीक है, और एपिकल और इंटर कैलरी क्या होता है, इंटर मतलब कैलरी मतलब दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अगर वो बैम्बू प्लांट में आप देखिएगा नोड निकलता है, ज़्यादातर बैम्बू प्लांट में ये नोड आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और सारे प्लांट में भी दिखेंगे लेकिन बैम्बू प्लांट में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा नोड के बारे में। ठीक है, तो वही इंटर कैलरी मेरिस्टेम उसी को कहते हैं, और फंक्शन भी हम देख लिए हैं। ठीक है, अब है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम लेटरल मेरिस्टेम का बात करें, ये पूरा डायग्राम है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम लिख दिया है और इंटर कैलरी लिखा और नीचे लेटरल मेरिस्टेम लिखा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे देखिए कि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, उसी को हम कैम्बियम भी कहते हैं। कहाँ का पाया जाएगा, ये क्या होगा, लेटरली पाया जाएगा, मतलब नीचे पाया जाएगा। कहाँ के, ऑन द रूट एंड द स्टेम एंड सिचुएटेड ऑन द पैरेलल फॉर्म में। क्या होगा, देखो कि पैरेलल फॉर्म में ही वो सिचुएटेड होगा। फिर क्या है, एक्सिस के बीच में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। आपको याद रखना होगा प्राइमरी ग्रोथ क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में ये कहा, ये क्या करेगा, ग्रिथ चौड़ाई को बढ़ाएगा। ये प्लांट जो है थिकनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि लेटरल पार्ट क्या होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ख़त्म किया, हमने यहाँ पे ख़त्म किया पहला पार्ट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक में हम मेरिस्टेमेटिक को ख़त्म किए। फिर अगले दिन हम देखेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक के बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म किए, परमानेंट टिश्यू देखेंगे। परमानेंट टिश्यू थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में जाइलम, पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा देखेंगे, और कॉम्प्लेक्स में हम जाइलम एंड फ्लोएम देखेंगे। जाइलम का भी पार्ट देखेंगे और फ्लोएम का भी पार्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट और छोटा सा पार्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में ख़त्म किया। मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटर कैलरी और लेटरल, मतलब जो मेरिस्टेम का पार्ट है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, वो पार्ट को हमने ख़त्म किया। आप लेक्चर को फिर से देखिएगा और एक बार एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर हमने कुछ नहीं लिखवाया। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन मार्क के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।